हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हैं। तो पहले आपने विद्युत आवेश देखा, उसके बाद कल विद्युत क्षेत्र देखा, आज विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह के संबद्ध विद्युत फ्लक्स विद्युत सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की माप होती है। और कुल बल रेखाओं की माप किस प्रकार होती है वो देखना आप। मान लो कोई ये पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में, इसके मान लो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये इनकी माप के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। परिभाषा देखो, किसी पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश या सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत बार की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बार की ओर होती है। मान लो क्षेत्रफल ऐसे है, तो ये क्या होगी, ये लंबवत होगी। लंबवत का मतलब एक दूसरे के लंबवत, यानी 90 डिग्री का। परिभाषा सुनो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ को परागमित करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र सदिश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। अब विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? फाई द्वारा। और इसका सूत्रफल क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, फाई इजिकल टू ई वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार अब ये एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश राशि है। परिणाम ज्ञात किया जा सकता है, दिशा नहीं। फिर इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटावे कूलम। ये इसका मात्रक, इसकी विमा होती है न्यूटन की विमा M1 L1T-2 इंटू L2 अपॉन A1T1। कूलम की आपने आवेश की देखी होगी, तो इसकी विमा क्या होगी, विमा टोटल देख लेना एक साथ ही। विमा इज इक्वल टू M1 L3 M1 L3 T-3 A-1 A-1 M1 L3 T-3 A-1। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं किस पर। तो किसी क्षेत्र ए के विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत फ्लक्स, मान लो कोई क्षेत्रफल है उसमें विद्युत फ्लक्स है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है, पहला क्वेश्चन देख लेना। 2i के प्लस 3j के प्लस -4k विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल एरिया। फिर क्या पूछा है, इस प्रकार रखा जाता है कि एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के क्या हो, समांतर हो। और वाई अक्ष पर स्थित प्रेक्षक के लिए विद्युत फ्लक्स, तो वाई स्थित प्रेक्षक के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ये जे कैफ होगा। क्या होगा, जे कैफ। और जे कैफ में 15×45 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसके आंसर होंगे। फिर इसी में आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पृष्ठ है जिसका विद्युत क्षेत्र से 30 का कोण बनता है। यानी आप देखना चित्र की सहायता से, विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन है। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में आ रहा है। और इससे 30 डिग्री के कोण, इससे क्या 30 डिग्री के कोण पर कोई दे रखा है पृष्ठ। और विद्युत फ्लक्स आपको याद करना है, क्षेत्रफल दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर और 30 का कोण बनाता है। तो ये है, इसके साथ 30 का कोण बनाएगा। आपको पता है लंबवत होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, लंबवत। तो 30 90 में से घटाने पर पीछे कितने रहते हैं, 60। तो इसका मान कैसे आएगा, इसका मान आएगा फाई इजिकल टू ई ए कोस थीटा। ई का मान कितना है, अरे विद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻³ इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 3 कोस 60 का मान कितना आएगा, 1/2, यानी कोस 60 का मान 1/2 3 इंटू
2 की पावर 10, यानी 2 से 2 चला जाएगा, 3 × 10 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये कोस थीटा वाला क्या मैटर है वो भी देख लो आप। और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे हुए कूलाम स्क्वायर या कूलाम। अब देखते हैं कि किसी क्षेत्र एम में विद्युत फ्लक्स, क्या देखेंगे, किसी एम में विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्षेत्रफल तय रखा होगा और विद्युत फ्लक्स। मान लो कोई क्षेत्रफल यह है, क्या है, कोई क्षेत्रफल है। अब इसमें ये तो क्या है, एरिया, क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या है, ई, इनके मध्य कोण थीटा, तो ये तो कौन सा घटक होगा, ई कोस थीटा, ये क्या होगा, और इसके क्षेत्रफल के रूप में ले तो ये होगा डी ए कोस थीटा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कोई डी ए क्षेत्रफल होगा, तो इसका विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वही ई ए कोस थीटा या फाई इज इक्वल टू ई ए, क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या विपरीत परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में वक्रीय क्षेत्रफल के लिए फाई क्या होगा, परिवर्तित या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र में वक्रीय क्षेत्रफल के लिए, तो वक्रीय क्षेत्रफल के लिए होगा फाई इज इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समझ आ रहा। अब इसका ऐसा ही मात्रक वही होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं किसकी, यदि किसी क्यों आवेश को चारों ओर से किसी पृष्ठ द्वारा ढक दिया जाए तो उस पर संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं पृष्ठ के अंदर प्रविष्ट होती हो तो क्यों ऋणात्मक होगा, और बाहर की तरफ बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलती है तो फाई या विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक ऋणात्मक कब होगा वो देख लेना आप, धनात्मक और ऋणात्मक कब होगा। अगर मान लो ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण 90 से अधिक हो, क्या हो, थीटा का मान 90 से बड़ा हो, तो क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। और अगर 90 हो, ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री हो, यानी थीटा इज इक्वल टू बराबर हो 90 डिग्री, तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन और आती है, ये कंडीशन क्या आती है, अगर इन दोनों के मध्य थीटा क्या हो, छोटा हो किससे, 90 से, थीटा का मान कितना हो, 90 से छोटा, तो फाई इज इक्वल टू धनात्मक होगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी, कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। और इसके अकॉर्डिंग देखे तो जहाँ जिस आवेश यानी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रविष्ट करती हो, अगर मान लो क्यों आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा, तो वहां पर क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक में प्रवेश करती है, यही होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो क्या विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या अंदर की ओर प्रविष्ट होगी तो फाई क्या होगा, ऋणात्मक, और जब जहाँ से बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है, समझ में आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, फाई पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा। उसके बाद यदि किसी बंद पृष्ठ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि प्रवेशित एवं निर्गत फ्लक्स बराबर होंगे। यदि बंद पृष्ठ में यदि क्यों आवेश हो तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स सदैव क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, भले ही पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हो या नहीं। उसके आगे बात कर लेते हैं
कुछ कंडीशन है जिसमें विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बंद पृष्ठ से संबंधित कुछ फ्लक्स है। अगर बंद पृष्ठ हो तो विद्युत फ्लक्स इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि अंदर आवेश की स्थिति या अभिविन्यास क्या है। स्थिति और अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर करेगा देखना। लेकिन पहला, किसी घन का फ्लक्स क्या है। घन का फ्लक्स, घन में क्या फ्लक्स होता है। घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर मान लो ये कोई घन, घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स, समझ में आ रहा है। घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स, तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक पृष्ठ का होता है 6 तो यानी घन के केंद्र पर क्यों आवेश हो तो घन के निर्गत फ्लक्स क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और एक फलक में निर्गत, एक फलक में, ये तो पूरे में एक फलक में 1/6वां भाग होगा तो क्यों अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यदि घन के किनारों पर स्थित क्यों आवेश, घन के किनारों पर स्थित क्यों आवेश, तो घन के किनारों पर स्थित है क्यों आवेश। तो इस कंडीशन में क्या होगा, घन के किनारों पर, यानी कितने किनारे होते हैं घन के एक घन में, एक पृष्ठ में 4 किनारे होते हैं, समझ में आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो क्यों अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट तो एक का हुआ। और इससे कितने किनारे होंगे, यानी कितने पृष्ठ होंगे, 1 2 3 और 4, समझ आ रहा है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 1/, एक ये 1/4, तो क्यों अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होगा विद्युत फ्लक्स। उसके बाद बात कर ली जाए किस पर, घन के कोनों पर। तो घन के कितने कोने, तो घन के कितने कोने होते हैं, समझ में आ रहा है। वही घन के कोनों की बात कर ली जाए तो घन के कोनों पर स्थित क्यों आवेश के कारण, तो 8 घन में निर्गत फ्लक्स होते हैं, 8 तो निर्गत फ्लक्स होंगे तो क्यों अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट तो हुए। ए घन में, ए घन के फलक में निर्गत है तो एक घन के फलक में कितना होता है 1/6, तो सॉरी 1/3, ए घन में तो 1/3, तो कितने होंगे, क्यों अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद बात कर ली जाए किस पर, कि घन के फलक के केंद्र पर स्थित क्यों के कारण, यानी घन घन के फलक के केंद्र पर, तो घन के फलक के केंद्र पर है कोई आवेश क्यों। तो इस कंडीशन में क्या होगी, क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो घन के निर्गत फ्लक्स, तो एक घन में निर्गत फ्लक्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक घन में 1/, यानी 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। घन के एक फलक में निर्गत फ्लक्स कितने होंगे, तो आप देखना कि कितने पृष्ठ होते हैं, 5 पृष्ठ होते हैं इसके अलावा, तो 5 और 20, तो घन में कितने होंगे 20 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब बात कर लेते हैं एक अर्धगोले की, समझ में आ रहा है। एक अर्धगोले, ये तो घन पर था। अब एक अर्धगोले के कारण क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो बराबर टुकड़े हैं तो क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक बेलन की बात कर ली जाए वक्र पृष्ठ या बेलन को बीच में से काटने पर, तो वो भी क्यों अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब इसके बाद में आता है विद्युत द्विध्रुव। क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, देखना देखें। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, विद्युत ध्रुव समान परिणाम के विजातीय प्रकृति के आवेश यदि अति अल्प दूरी पर स्थित हो रहते हैं तो आवेश का परिणाम ये सतह, ये समूह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आवेशों का ये समूह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। यानी दो आवेशों के मध्य या विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य बहुत ही कम दूरी, अति अल्प है, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो। और दूसरी परिभाषा, ये अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण होता है, समझ में आ रहा है।
विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण होता है। तो आगे द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, अगर मान लो इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर क्या होगा? तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2 है, और दिशा क्या होगी? -Q से +Q की ओर, -Q से +Q की ओर। फिर द्विध्रुव में स्थित आवेशों का परिणाम व दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के मध्य बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक होता है कूलम्ब इंटू मीटर। आवेश का यानी इसका द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब इंटू मीटर। फिर इसकी विमा क्या होगी? A1 T1 L1 A1 T1, ये होगी इसकी विमा। फिर बात कर लेते हैं किस पर? तो बात करेंगे इसके एसआई मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर होता है, या डिब्बाई बोलते हैं, डिब्बाई। इसकी विमा होती है L1 T1 A1। फिर होता है जब एक पेरावैद्युतांक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परिणाम यह अणु द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। किस प्रकार? जो भी है देख लेना। अगर मान लो कोई धन आवेश है, समझ में आ रहा है, तो इससे निकलता हुआ द्विध्रुव है आघूर्ण निकलता हुआ प्रतीत होगा। और अगर मान लो कोई ऋण आवेश है, तो उसमें प्रवेश करेगा। ऋण आवेश में क्या करता हुआ नजर आएगा? प्रवेश, वापस धन से निकलता हुआ निकलता हुआ प्रतीत होगा। अब जल का अणु ले सकते हो आप। क्लोरोफॉर्म, अमोनिया इत्यादि में अणु स्थायी द्विध्रुव होते हैं। अणु क्या होते हैं? स्थायी द्विध्रुव। फिर है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले कुछ पॉइंट है। परिणामी विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता विभव समरूप ई क्षेत्र में विद्युत बल एवं बलागुण जो भी है। अब आगे दूरी हमेशा मध्य बिंदु से लेनी चाहिए, बिंदु आवेश की। तो आप देखेंगे एक हम निकालेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना, देखें इस प्रकार निकालेंगे। मान लो क्यों है, इस तरफ प्लस क्यों है, इनके मध्य, फिर यहाँ पर क्या है? निरक्ष है, ये अक्षर ये निरक्ष। इनके मध्य की दूरी 2 है, 2 है। फिर क्या करेंगे? अक्ष ई पर, ये अक्ष ई पर की बात कर रहा है कि चित्रानुसार क्यों आवेश पर 2a लंबाई पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाया गया है। इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर दूरी निकालनी है। अब आपको क्या निकालनी है? अक्ष पर दूरी। अगर यहाँ से x दूरी ले ली जाए, समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये 2a ने होकर a हो, दूरी क्या हो? +a की बात कर ली जाए तो ये a होगी। तो इसकी किस प्रकार निकालेंगे? a की मान लो x, a की क्या मानोगे? x, तो ये a-x हो गई। ये क्या हो जाएगी? यानी क्यों आवेश से के पर आप द्विध्रुव निकालोगे। के पर क्या निकालोगे आप? द्विध्रुव। ये दूरी यहाँ तक है, यहाँ पर क्या मान ली है आपने? यहाँ पर मान लेनी x। फिर क्या होगा? r प्लस a क्या होगी? ई पर आप निकालोगे तो क्या? ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर पी के। दूसरा माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर पी के। आगे के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू कॉमन ले लो। के क्यू कॉमन लोगे तो 1/r-a का होल स्क्वायर -1/r+a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे बाहर पी के आ जाएगा।
के क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, यह आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर आर प्लस ए, यानी या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, पी के एफ आ जाएगा। यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो के क्यू 4 R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा, यह इसका स्क्वायर। पी के एफ, पी के एफ ये इसके बराबर आएगा। विद्युत द्विध्रुव में आर का मान बड़ा होगा किससे, ए से, ए की उच्चतम घातों को छोड़कर, ए की उच्चतम घातों को छोड़कर। फिर इसके आगे देखेंगे फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा 2 kPr अपॉन आर की पावर 4, फिर 2 kPr पी की 2 kPr अपॉन आर की पावर क्यूब, क्योंकि एक आर से एक आर चला जाएगा, तो फाइनल ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है क्या, इसके बाद भी है विद्युत द्विध्रुव का तीव्रता किस प्रकार निकालोगे, और देखो देखें। वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहे, और फिजिक्स का चैप्टर है, थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, अगर मान लो माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी कितनी है, 2 है, क्या है 2a। अब बिंदु P पर, वो तो उसके रेखीय रूप में था, ये ऊपर है P पर, आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या निकालोगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होल स्क्वायर। फिर क्या निकालोगे, इस तरफ निकालोगे तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कोई कोण फाई ले लो, समझ में आ रहा है। फिर आपको निकालना है, ये दूरी ए होगी, तो इस पर क्या आएगा, बिंदु निरक्ष पर ई का मान। अब क्या निकालेंगे, बिंदु निरक्ष पर, निरक्ष पर, तो 2 kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा या कोस पी की पावर के, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है क्यों या ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार होगा। तो आगे क्या करेंगे, 2 kq सोल्व करते जाएंगे अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू पी के एफ। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे देखने पर के 2qa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगी पी के एफ। फिर ये आंसर क्या आएगा, के पी अपॉन, जो सोल्व हो रहा है कट रहा है काट दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आर क्या होगा, आर बड़ा होगा किससे, ए से, के पी अपॉन आर का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 चला जाएगा, के पी की पावर कितनी आ जाएगी, आर की पावर 3, के पी बराबर आर की पावर 3, यही सोल्व करने पर यही आएगा। चित्रानुसार क्यों आवेश में ए व 2a लंबाई पर स्थित विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर P बिंदु पर स्थित है, जिसका विद्युत द्विध्रुव शून्य से दूरी r है। फिर आगे बात कर लेते कि Q से M पर या विद्युत द्विध्रुव Kp अपॉन आर क्यूब होगा अक्ष पर, और निरक्ष पर होगा Kp अपॉन आर क्यूब, यानी बराबर होगा। अब
एसपी पॉइंट यानी समान द्विध्रुव के लिए ई एक्स यानी विद्युत क्षेत्र एक्स पर कितना होगा 2 kp/r³ और दूसरे ई एक्स के लिए 2 ई निरक्ष होगा। समझ में आ रहा है? बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा जबकि विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्रफल दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और विद्युत द्विध्रुव कोण उसके दूरी के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कह सकते हैं कि दूरी के साथ विद्युत द्विध्रुव ई बिंदु अथवा आवेश की तुलना में शीघ्रता से घटता है। विद्युत द्विध्रुव प्लस से माइनस की ओर होगा। समझ में आ रहा किस प्रकार होगा देख लेना। इसी में देख लो, इसी में देखोगे तो किस प्रकार होगा। प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है और यहाँ से प्लस से निकलेगा और माइनस की ओर जाएगा, इस प्रकार होगा। दूसरा, बिंदु आवेश से चारों ओर होगा। बिंदु आवेश से क्या होगा? चारों ओर। आगे देखना, बिंदु आवेश से चारों ओर होगा। फिर आगे देखना, फिर आगे देखोगे तो क्या होगा? समरूप ई से विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार होगा? समरूप ई से तो देखना, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। आगे बात कर लेते हैं किसकी, तो ये कोई दूरी 2a है प्लस क्यू और यहाँ पर क्या होगा? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू से इस तरफ और कितना परिणाम में क्यू ही और प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ही। ये समझ में आ रहा है? फिर कैसे होगा देख लेना। यानी ऊर्ध्वाधर घटक है क्षैतिज घटक तो आएगा 2a cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आएगा? 2a sin थीटा। समझ में आ रहा है? इनके बीच की दूरी क्यों ही जो भी लगेगा इससे यहाँ पर लगेगी क्यों ही। समरूप विद्युत क्षेत्र ई दर्शाया गया है जिसमें क्यों आवेश 2a लंबाई पर एक विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर तथा ई वेक्टर के मध्य कोण थीटा है। प्लस क्यों आवेश पर क्यों ही विद्युत बल क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यों आवेश पर क्यों ही विद्युत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में। समान मान व विपरीत दिशा के कारण परिणामी बल शून्य होगा। समान मान के कारण और दिशा में विपरीत होने का मतलब नेट फोर्स कितना होगा? शून्य होगा। ये दोनों बल बराबर मान व क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण प्रत्यानयन बल युग्म की भांति व्यवहार करेगा और किसी एक बल का परिणाम दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो इसका क्या होगा? F इजिकल टू या बलागुण क्या होगा? बलागुण तो इजिकल टू एक का बल क्यू ही इंटू दोनों के बीच की या दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी 2 है साइन थीटा। तो टो का मान कितना आएगा? तो इजिकल टू ई साइन थीटा डॉट क्यू 2a। फिर क्या होगा? ई साइन थीटा Q2a को क्या लिख सकते हैं? Q2a यानी P लिख सकते हैं, अभी पहले पढ़ा था। तो टो इजिकल टू PE साइन थीटा क्या आएगा? PE साइन थीटा। अब इसके आगे कुछ पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? विद्युत द्विध्रुव का संतुलन थीटा अगर 0 हो तो विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र अनुदिश है तथा स्थायी संतुलन में कहलाएगा क्योंकि संतुलन में अल्प कोण से घुमाकर छोड़कर वापस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आ जाता है। अगर थीटा 180 हो तो विपरीत दिशा में स्थित है, ये स्थायी संतुलन में कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव में दोलन। अब विद्युत द्विध्रुव में दोलन समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और यह कोणीय सरल आवर्ती गति करता है। कोणीय सरल आवर्ती T बराबर 2π/1/PE और किसके बराबर? द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इनका जड़त्व आघूर्ण होगा।
तो कुछ इस प्रकार था। उम्मीद करेंगे कि आपको विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।